नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। आज सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए और उसके बाद यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब यहां से डोली आगे के लिए बढ़ चुकी है। आपको बताएं कि ये जो डोली है वो खरसाली पहुंचेगी। 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए। दोपहर 12:15 का समय तय किया गया था। शनिदेव की अगुवाई में डोली आगे की तरफ बढ़ चुकी है और अब ये डोली खरसाली गांव पहुंचेगी और वहीं पर आगे के 6 महीने मां यमुना की पूजा अर्चना होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की डोली मायके रवाना कर दी गई है और केदारनाथ के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए और आपको बताएं कि शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की डोली मायके के लिए रवाना हो चुकी है। अगले 6 महीने तक खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना की पूजा अर्चना होगी। वहीं पर श्रद्धालु दर्शन भी कर सकेंगे। कपाट बंद होने के वक्त अधिकारी तीर्थ पुरोहित भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुनोत्री धाम के जब कपाट बंद हुए उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके बाद शनि देव की अगुवाई में डोली को खरसाली के लिए रवाना किया गया। भारी तादाद में तीर्थ पुरोहित मौजूद थे, श्रद्धालु मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हैं यमुनोत्री धाम के। इसके साथ साथ प्रशासन की किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं रही और अगले शीतकाल में किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं रहेगी और जो तीर्थ पुरोहित हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ जो मंदिर समिति के सचिव हैं उनसे हम बात करेंगे। बड़े संक्षिप्त तरीके से आप बता दीजिए कि किस तरीके से जो इस बार की यात्रा रही और आज भैया दूज में जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता यमुनोत्री धाम में रहा, किस तरीके से गदगद हैं आप? जी, जय श्री यमुने। माँ यमुना जी के इस पावन पर भैया दूज के पावन पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ यमुना जी से सबकी मंगल कामनाएं। और अभी इस साल कोविड की वजह से फिर भी अस्त व्यस्त रहा। 23 के बाद यहाँ पर यात्रा शुरू की गई। 23 सितंबर के बाद यात्रा शुरू हुई थी। उसमें जितने यात्री आए हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार हुआ और अच्छी तरह से यात्रा निपट गई। आज भैया दूज के पावन पर्व पर 11:43 से माँ यमुना जी के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई और 12:15 पर माँ यमुना जी के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ प्रशासन भी है। मैडम, किस तरीके से देखते हैं, बहुत कम दिनों की यात्रा रही, 50 दिनों की यात्रा, कैसा ये दौर रहा और अगले जो शीतकालीन के दौरान किस तरीके से लोगों को आमंत्रित करोगे? देखिए, जितने प्रोटोकॉल्स केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जारी किए थे, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि वो प्रोटोकॉल्स जो हैं फॉलो हों, कोविड के, लोग दर्शन भी करें लेकिन सुरक्षित भी रहें। आगे भी यही प्रयास होगा कि लोगों के लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो, ना तो संक्रमण की दृष्टि से और ना उन्हें जो सड़क है, जो रास्ते हैं, जो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो सब भी प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। जिस तरीके से 50 दिनों की यमुनोत्री धाम की यात्रा चली है, करीब 33,000 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम पहुंच के मां यमुना का दर्शन किया है और अब यही तीर्थ पुरोहित अपने श्रद्धालुओं को शीतकाल के दौरान खरसाली गांव में आने को आमंत्रित भी कर रहे हैं। यमुनोत्री से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ कपाट अब बंद कर दिए गए और शनि देव की अगुवाई में डोली खरसाली के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बताएं कि शनि देव तो माना जाता है कि मां यमुना के वो भाई हैं और वो अपनी बहन को ससुराल लेने के लिए पहुंचते हैं। मां यमुना का मायके माना जाता है खरसाली, जहां पर शनिदेव की अगुवाई में डोली को रवाना कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे और भारी तादाद में श्रद्धालु भी थे। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं क्योंकि ये उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की एक झलक है जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी लेते हैं। और अब अगले 6 महीने तक खरसाली गांव में ही मां यमुना की पूजा अर्चना होगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए आज बंद कर दिए गए। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा केदारनाथ की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना कर दी गई।
केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ जमी हुई है और इसके चलते मौसम बेहद ठंडा है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री मौजूद रहे। देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग पहुंचे थे और जिला प्रशासन के साथ ही तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार करीब 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा पर पहुंचे और इनमें से केवल 2,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। और आज रात रामपुर प्रवास डोली पहुंच जाएगी बाबा की। अब 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में विराजेंगे बाबा केदार। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए जा चुके हैं। शिवाय जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंटलों विभूति से भगवान का श्रृंगार किया गया। और आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी और वहीं आगे की पूजा पद्धति भगवान की आगे की पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। वहीं उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 8 बजे जहां केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए तो दोपहर ठीक 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली वाले दिन 4 नवंबर को ही बंद कर दिए जा चुके थे, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बाबा केदार के धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के अवसर पर मंत्रोच्चारण के बीच शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे, जिसकी 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए केदारनाथ धाम की तस्वीर, सुबह 8 बजे की ये तस्वीर है जब डोली उखी मठ के लिए रवाना हुई। दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए और खरसाली के लिए डोली रवाना कर दी गई है। 4 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए थे और बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा देहरादून से मौजूद हैं। पंकज, यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली वाले दिन बंद हो गए, केदारनाथ धाम के भी आज कपाट बंद हो गए और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। सीक्वेंस वाइज बताइएगा कि क्या महत्व होता है इन तमाम कपाटों के बंद होने का और आगे जो अब विधि विधान से पूजा अर्चना चल विग्रह डोली जब पहुंचेगी अपने गंतव्य पर तो वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना होती है, क्या श्रद्धालुओं के दर्शन के भी इंतजाम वहां पर होते हैं? बिल्कुल जय, देखिए ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा का सबसे अच्छा माहौल होता है जब चारों धामों के कपाट बंद होते हैं। विधि विधान और पौराणिक मंत्रोच्चार के साथ चारों धामों के कपाटों को बंद किया जाता है। आज 2 धामों के कपाट बंद हुए हैं, इससे पहले गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि 4 धाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है। सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं जो 20 नवंबर को बंद होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर यानी कि केदारनाथ में सभी मंत्रोच्चारण के साथ पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से वहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया जाता है और जो भी वहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं वो सुबह 4 बजे से ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उनको पूरी तरह से भस्म लगाकर 6 महीने के लिए वो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि बाबा केदार अब 6 महीने के लिए अंतर्धीन में लीन हो जाएंगे और वो वहीं पर रहेंगे। उसके बाद जो भोलेनाथ की डोली होती है उसको फिर वहाँ से विधि विधान के साथ बैंड बाजों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ उसे वहाँ से लाया जाता है और 2 पड़ावों में उसको फिर उनके शीतकालीन प्रवास पर पहुंचाया जाएगा। पहला पड़ाव रामनगर में होगा जहां पर तमाम जो श्रद्धालु होंगे, तमाम स्थानीय लोग होंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे, उनके डोली में उनको हाथ लगाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकेंगे। रामनगर में पहला प्रवास होगा। उसके बाद गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की डोली को रखा जाएगा। फिर उसके बाद अपने शीतकालीन प्रवास ओंकेश्वर महादेव मंदिर में उनको स्थापित कर दिया जाएगा। वहाँ पर फिर पूजा अर्चना उनकी रोज की जाएगी। इसी तरह से माँ यमुनोत्री का भी प्रचलन होता है कि वहाँ से बैंड बाजों के साथ जो वहाँ के मंदिर समिति के लोग होते हैं वो विधि विधान के साथ
गंगा के कपाट बंद करते हैं और 12:15 पर माँ गंगोत्री के जो यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पूरा विधि विधान वहाँ किया गया, पौराणिक मंत्रोच्चार के साथ पूरी तरह से भोग लगाकर माँ यमुनोत्री के कपाटों को बंद कर दिया जाता है। उनके भाई जो शनिदेव को माना जाता है, वो शनिदेव वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ से लेकर आते हैं शीतकालीन प्रवास पर। इसीलिए भैया दूज का पर्व भी बड़े उल्लास के साथ उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक होता है, चारों धामों का। उसी के आधार पर आज देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हों, चाहे पंडित समाज हो, देश भर से तमाम आए श्रद्धालु हों, वो किस तरह से भोलेनाथ की जो कपाट बंद हुए उसमें शरीक हुए हैं और किस तरह से उन्होंने माहौल में वहाँ हिस्सा लिया है। तो ये एक आशीर्वाद भी भोलेनाथ का उनको मिलता है। झलक भी हम पंकज आज देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको औरैया लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। परियोजनाएं हैं और गौ आश्रय स्थल है, ये सभी प्रकार की योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आपको पूछना चाहिए, इटावा तो आपके बगल में ही है, और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी। 2017 में आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई हैं। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है। इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है, और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ, और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। कार्य की स्पीड आप देख सकते हैं। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में। लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में कार्य चल रहा है, और 23 मेडिकल कॉलेजेस पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा।
क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने का एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश की छवि को भी आमूलचूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है। नहीं तो पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की वजह होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टूक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो, सामान्य नागरिकों का, वंचितों का, गरीबों का, व्यापारियों का, किसानों की संपत्ति पर कब्जा करना छोड़ दो, और अगर करोगे तो ब्याज सहित वसूली भी होगी। और भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यही कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा, एक संवेदनशील सरकार होती है, संवेदनशील सरकार कैसे आपके हितों के लिए कार्य करती है, बिना भेदभाव के। हमने पहले भी कहा था, हम योजनाओं में कोई भेद नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, ये विकास की योजनाओं का लाभ का परिणाम आज क्या है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत 63,083 परिवारों को 1,53,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं आपके औरैया जनपद में। किसान सम्मान निधि में 246 करोड़ रुपए की राशि अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,64,000 से अधिक किसानों को इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो आपके इस जनपद में 25,000 परिवारों को एक आवास दिया जा चुका है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के। 184 पंचायत भवनों का निर्माण नया कराया गया है। भाइयों बहनों, 1,50,000 व्यक्तिगत शौचालय और 419 सामुदायिक शौचालय और यहाँ जनपद में बनाए जा चुके हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को एलपीजी का, रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 2,36,500 से अधिक लोगों को खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई जनपद औरैया में की जा रही है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री अन्न योजना फ्री में हर व्यक्ति को 2021 में उपलब्ध करवाई। 2020 में भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीनों तक फ्री में खाद्यान्न सभी को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च
हमारी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी परिवारों को अंत्योदय में 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ इसमें गेहूं और चावल होगा, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उस परिवार को देंगे, 1 किलो चीनी भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को पर यूनिट, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य के खाते में 5 किलो खाद्यान्न, 5 सदस्य हैं तो 25 किलो, 7 हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को भी देंगे। 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य नमक भी इस परिवार को उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने तय किया है। और भाइयों बहनों, दिसंबर में ये योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जनता को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत भी लगभग 8,000 श्रमिक यहां लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 642 बालिकाओं की शादी यहां पर संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 7,000 बालिकाएं इस योजना से पंजीकृत हुई हैं, जिन्हें 15,000 रुपए साल उनको जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी। सौभाग्य योजना में 46,000 से अधिक कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिन योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके। और ये तभी संभव हो पाया जब प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार किया। आज सबका साथ और सबके विकास का ये मंत्र किस रूप में हर तबके को बिना किसी सिफारिश के नौजवान को नौकरी मिल रही है, गरीब को खाद्यान्न मिल रहा है, किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद की योजना का लाभ मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कोरोना कालखंड में आपने केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। आज जो हम यहां पर आए हैं, मुझे अपने विधायक श्री रमेश दिवाकर के दुखद मृत्यु पर उनके परिवार और उनके सभी चिंतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, बहुत जुझारू विधायक थे, विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे।
लेकिन द्वितीय लहर ने जिस रूप में उन्हें चपेटे में लिया, आज हमारे बीच नहीं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, हमें अभी सतर्क रहना है। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में अन्न योजना चला करके और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की घोषणा करके 100 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन दिया है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? हाथ खड़े के बताओ। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बड़ा अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है अभी तक, उन लोगों को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए प्रेरित करें। एक कोरोना महामारी में सुरक्षा का एक बेहतर उपाय है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्री में वैक्सीन देने के लिए हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और मेरी आप सबसे अपील है, अभी भी हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। पर्व और त्योहार आएंगे भी, भीड़ भाड़ से बचना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना होगा। अगर हम इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो भाइयों बहनों, आने वाला समय हर प्रकार से हम लोगों को कहीं न कहीं इस महामारी से बचाव के साथ साथ आगे की योजना को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वह है, मैं पिछले दिनों जब यहां आया था, पंचनद की बात हुई थी। पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कार्य योजना को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इटावा, औरैया और उसके आसपास के तमाम अन्य जनपद सिंचाई की बेहतर सुविधा तो मिलेगी ही, विशुद्ध पाइप पेयजल योजना से हर घर नल योजना भी यहां पर हम लोग हर परिवार तक पेयजल की योजना पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब योजनाओं के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं, विकास की योजना आपके गांव और आपके घर तक आएगी। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3 विधायक चुनाव जिता करके भेजे थे ना, सांसद भी आपने भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस बार फिर तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अच्छे लोग भेजेंगे चुनाव जिता करके तो अच्छा कार्य भी होगा, और नहीं तो विपक्ष की सरकार होगी। आप देख रहे हो अभी से उनके गठजोड़ किन लोगों से हो रहे हैं। जेल में जाकर के कुख्यात माफियाओं से, जिसको हम लोग चिमटा से भी छूना नहीं चाहते, वहां जाकर के उसको गले लगाने का प्रयास फिर से हो रहा है। भाइयों बहनों, ये आपराधिक मानसिकता, राजनीति का तो औरैया से सीएम योगी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, इस बात की वो जानकारी दे रहे हैं।